start again. It's a redskin. हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जिस चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है राष्ट्रीय आय तथा संबंधित सामुच्चय। यानी आप इसमें राष्ट्रीय आय एवं उससे जुड़ी हुई जो भी टर्म्स हैं उनके बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वस्तुओं के वर्गीकरण की। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं अंतिम वस्तु। ध्यान रखिएगा, अंतिम वस्तु होती क्या है। देखो, अंतिम वस्तु वह वस्तु है, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, जो अपनी उत्पादन की सीमा रेखा को पार कर चुकी है और अपने अंतिम प्रयोगकर्ता द्वारा उपभोग के लिए तैयार है। ऐसी वस्तुओं को हम अंतिम वस्तु कहते हैं। ठीक है, इसके दो एग्जाम्पल हो सकते हैं। एक होता है अंतिम उपभोक्ता वस्तु, जिन्हें उपभोक्ता के द्वारा उपभोग किया जाता है या किया जाने के लिए तैयार है, जैसे बटर और ब्रेड। अंतिम उत्पादक वस्तु, ये वही वस्तुएं हैं जिन्हें उत्पादक के द्वारा प्रयोग में लाया जाता है उत्पादन संबंधी कार्यों को करने के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं मध्यवर्ती वस्तु। ध्यान रखिएगा, मध्यवर्ती वस्तु वह वस्तु है, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इसका प्रयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है। ये अपनी उत्पादन की सीमा रेखा को पार नहीं कर पाए हैं तथा अपने अंतिम प्रयोगकर्ता द्वारा उपयोग के लिए तैयार नहीं हैं। जैसे आप कह सकते हैं कि चाय बनाने के लिए दूध का प्रयोग करना, दूध एक मध्यवर्ती वस्तु है। इसी प्रकार फर्नीचर बनाने के लिए प्रयोग में लाई गई लकड़ी, ये आपकी मध्यवर्ती वस्तु कहलाती है। अगर हम बात करें अंतिम वस्तु और मध्यवर्ती वस्तु में क्या अंतर है, तो सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा, यह वह वस्तु है जो उत्पादन सीमा रेखा को पार कर चुकी है। यह वह वस्तु है मध्यवर्ती वस्तु जो उत्पादन की सीमा रेखा को पार नहीं कर पाई है। नंबर 2 है, यह वस्तु अपनी अंतिम उपभोक्ता द्वारा उपभोग के लिए तैयार होती है, जबकि यह वस्तु अपने उपभोक्ता द्वारा उपभोग के लिए तैयार नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इनकी पुनः बिक्री नहीं की जा सकती, इनकी पुनः बिक्री की जा सकती है, क्योंकि जो वस्तुएं एक बार अंतिम रूप ले चुकी हैं और बिक चुकी हैं तो उनको दोबारा तो आप नहीं बेच सकते ना, जबकि इन्हें बेचा जा सकता है। ध्यान रखिएगा, अंतिम वस्तु को राष्ट्रीय आय के मूल्य में शामिल किया जाता है, जबकि मध्यवर्ती वस्तु को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता। इनमें मूल्य वृद्धि नहीं की जा सकती है, जबकि इनमें मूल्य वृद्धि की जा सकती है। इनके उदाहरण हो सकते हैं अंतिम वस्तुओं के प्लांट एवं मशीनरी या मक्खन, डबल रोटी आदि। और उदाहरण के तौर पर अगर मैं मध्यवर्ती वस्तु की बात करूं तो चाय बनाने के लिए प्रयोग में लाया गया दूध या फिर फर्नीचर बनाने के लिए प्रयोग में लाई गई लकड़ी मध्यवर्ती वस्तु कहलाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पूंजीगत वस्तु। देखो, पूंजीगत वस्तु वह वस्तु है जिसका साइज़ काफ़ी बड़ा होता है, जिसका मूल्य काफ़ी अधिक होता है और इसको लंबे समय तक उत्पादन संबंधी कार्यों में प्रयोग में लाया जाता है, जैसे प्लांट एवं मशीनरी आदि। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं उपभोक्ता वस्तु एवं इसके प्रकार। ध्यान रखिएगा, उपभोक्ता वस्तु वो है जो उपभोक्ता के द्वारा उपभोग के लिए तैयार है। अगर मैं इसको कैटेगराइज करूं तो इसके 4 तरह के टाइप होते हैं। सबसे पहले टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं। ये वही वस्तुएं हैं जिनको हम 1 वर्ष से अधिक प्रयोग में लेकर के आते हैं, जैसे कार हो गया, टीवी, एसी, फ्रिज आदि। अर्ध टिकाऊ वस्तुएं वे हैं जिनको 1 वर्ष से कम हम प्रयोग में लेकर के आते हैं, जैसे आपका बिजली का सामान है, क्रॉकरी है, कपड़े हैं, फर्नीचर है आदि। ठीक है, नेक्स्ट है एकल प्रयोग वस्तुएं। ये वही वस्तुएं हैं जिनको हम वन टाइम यूज़ करते हैं और एक बार प्रयोग करने के बाद हम उसको यूज़ नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे आपका एलपीजी सिलेंडर हो गया, माचिस हो गया, दूध है, पेट्रोल है, ये सब। ठीक है, नेक्स्ट है सेवाएं। ध्यान रखिएगा, सेवाएं वे हैं जो कि गैर भौतिक वस्तुएं होती हैं। गैर भौतिक वस्तुएं हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा ये संतुष्टि प्रदान करती हैं, जैसे डॉक्टर की सेवाएं, टीचर्स की सेवाएं, लॉयर की सेवाएं, ये सभी सेवाएं आपकी सेवाओं में शामिल की जाती है। ठीक है, तो ये आपका उपभोक्ता वस्तु एवं उसके प्रकार हैं। नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करते हैं। देखो निवेश। देखो, निवेश एक ऐसी प्रक्रिया है जो पूंजी के स्टॉक में वृद्धि लेकर के आती है, तो वह निवेश कहलाती है। निवेश के टाइप की अगर हम बात करें तो स्थिर निवेश। ध्यान रखिएगा, स्थिर निवेश जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, स्थिर निवेश वो है यदि हम स्थिर परिसंपत्तियों में पैसा निवेश करते हैं तो वह स्थिर निवेश कहलाता है, जैसे मशीनरी, भूमि, भवन आदि को क्रय करना, ये आपका स्थिर निवेश कहलाता है। माल सूची निवेश नेक्स्ट है। माल सूची निवेश वह निवेश है जिसमें हम 3 तरह से हम निवेश करते हैं, जैसे तैयार वस्तुओं में निवेश करना, अर्ध तैयार वस्तुओं में निवेश करना और एक आपका कच्चे माल में निवेश करना, ये आपका माल सूची निवेश कहलाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सकल निवेश और शुद्ध निवेश। देखो, सकल निवेश वह निवेश है जिसमें 1 लेखा वर्ष की अवधि के दौरान या फिर 1 वित्तीय वर्ष की अवधि के दौरान जो भी हमारे द्वारा संपत्तियों पर पैसा व्यय किया जाता है वह सकल निवेश कहलाता है। ध्यान रखिएगा, इसमें मूल्यह्रास पहले से शामिल होता है, जैसे प्लांट, फर्नीचर, मशीनरीज आदि को क्रय करना, इसमें डेप्रिसिएशन का मूल्य पहले से शामिल है, इसलिए ये सकल निवेश कहलाता है। नेक्स्ट है आपका शुद्ध निवेश। ध्यान रखिएगा, सकल निवेश एवं मूल्यह्रास के बीच का अंतर आपका शुद्ध निवेश कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है मूल्यह्रास। तो मूल्यह्रास होता क्या है? देखो, मूल्यह्रास के बारे में आपको बताऊँ तो यदि हम किसी भी संपत्ति को निरंतर प्रयोग करते जाते हैं तो उसके मूल्य में कमी आती है, उसके मूल्य में गिरावट आती है, क्योंकि वो पुरानी होती जा रही है, क्योंकि उसमें टूट फूट होता जा रहा है, तो जिस कारण से उसका मूल्य कम हो जाता है और ये मूल्यह्रास कहलाता है। नेक्स्ट है आपका प्रत्याशित अप्रचलन। ध्यान रखिएगा, प्रत्याशित अप्रचलन एक ऐसी हानि जिसके बारे में हमें ज्ञात है, जिसके बारे में हमें पता है कि ये नुकसान हमें होगा ही होगा।
जैसे आप जानते हैं कि समय के साथ साथ टेक्नोलॉजी में परिवर्तन आता है। अगर आपने कोई वस्तु क्रय की है तो उसके मूल्य में गिरावट ज़रूर आएगी, क्योंकि वो पुरानी होती जा रही है। चाहे वो टीवी है, फ्रिज है, कूलर है, एसी है, पुराने होने के साथ साथ इनकी वैल्यू में कमी आती है, टूट फूट हो जाना, ये सब प्रत्याशित अप्रचलन कहलाता है। ध्यान रखिएगा, प्रत्याशित अप्रचलन को अगर हम मूल्यह्रास भी कह सकते हैं, और इसके लिए हमें मूल्यह्रास कोष से इसे प्रबंधित करना होता है। ठीक है, एक होता है अप्रत्याशित अप्रचलन, एक ऐसी हानि जिसके बारे में हमें पता नहीं है, इसका अनुमान भी लगाना संभव नहीं है, जैसे बाढ़ आना, भूकंप आना, या इस तरह की जो अन्य त्रासदियाँ होती हैं जो अचानक आ सकती हैं, तो ये हमारी अप्रत्याशित अप्रचलन कहलाता है। इसको प्रबंधित करने के लिए हमें बीमा करवाना चाहिए। ठीक है, बीमा करवा के हम इसे मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करते हैं स्टॉक एवं प्रवाह। देखो, स्टॉक का मतलब होता है एक समय के निश्चित बिंदु पर मापी जाने वाली मात्रा स्टॉक कहलाती है। जैसे बैंक में जो भी हमारी जमाएं हैं, छत की टंकी में रखा पानी, देश की जनसंख्या, एक निश्चित समय में जो भी है आपकी देश की जनसंख्या, वो स्टॉक कहलाती है। प्रवाह का मतलब होता है, प्रवाह का संबंध समय की एक अवधि, समय की एक विशिष्ट अवधि में मापी जाने वाली मात्रा प्रवाह कहलाती है। ठीक है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इसको हम मेजरमेंट करते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ आय, मुद्रा का व्यय, पूंजी निर्माण, पूंजी पर ब्याज, चावल की बिक्री और जन्म लेने वालों की संख्या आदि, तो ये सभी क्या कहलाते हैं? प्रवाह कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं अर्थव्यवस्था के 4 क्षेत्र होते हैं, आप जानते हैं। जैसे परिवार क्षेत्र, परिवार क्षेत्र को हम गृहस्थ क्षेत्र भी कहते हैं, उपभोक्ता क्षेत्र भी कहते हैं। इनमें हम सभी लोग शामिल हैं जिनके द्वारा वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग किया जाता है। नेक्स्ट है आपका उत्पादक क्षेत्र। उत्पादक क्षेत्र वह है जो कि वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण करता है, उत्पादन करता है उपभोक्ता की आवश्यकता के अनुसार। नेक्स्ट है सरकारी क्षेत्र। देखो, सरकारी क्षेत्र एक कल्याणकारी क्षेत्र है जिसका मुख्य रूप से कार्य होता है कानून व्यवस्था बनाए रखना। ठीक है, और ये विभिन्न चाहे वो उपभोक्ता क्षेत्र हो या उत्पादक क्षेत्र हो, उन सबको अन्य सेवाएं भी उपलब्ध करवाता है। ठीक है, चाहे वो वित्तीय सेवाएं हो, सब्सिडी वगैरह हो, ये सब। नेक्स्ट है आपका विदेशी क्षेत्र। विदेशी क्षेत्र वह है जिसे हम शेष विश्व क्षेत्र भी कहते हैं। इसके द्वारा वस्तुओं और सेवाओं का आयात व निर्यात किया जाता है, और ध्यान रखिएगा ये इनके बीच में पूंजी के प्रवाह को भी शामिल किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक की बात करते हैं अंतर क्षेत्रीय प्रवाह। देखो, अंतर क्षेत्रीय प्रवाह होता क्या है? ध्यान रखिएगा, अर्थव्यवस्था का प्रत्येक क्षेत्र एक प्रकार से या अन्य प्रकार से अन्य क्षेत्र पर निर्भर करता है। इसे हम अंतर क्षेत्रीय प्रवाह कहते हैं। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं, परिवार क्षेत्र उत्पादक क्षेत्र पर तथा सरकारी क्षेत्र अंतर क्षेत्रीय प्रवाह निर्भरता के कारण वस्तुओं तथा सेवाओं के रूप में अथवा मुद्रा के रूप में अंतर क्षेत्रीय प्रवाह कहलाता है। ध्यान रखिएगा, जिस तरह से परिवार क्षेत्र उत्पादक क्षेत्र पर और फिर ये दोनों क्षेत्र सरकारी क्षेत्र पर, ये सभी क्षेत्र आपस में एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, तो ये अंतर क्षेत्रीय प्रवाह कहलाता है। इनके बीच में वस्तुओं का, सेवाओं का, मुद्रा का प्रवाह होता है, वह अंतर क्षेत्रीय प्रवाह कहलाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वास्तविक प्रवाह। देखो, ये वास्तविक प्रवाह 2 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में पाया जाता है, जिसमें उत्पादक क्षेत्र और उपभोक्ता क्षेत्र होते हैं। यदि 2 क्षेत्रों के बीच में, अर्थात उपभोक्ता और उत्पादक के क्षेत्र के बीच में जो भी वस्तुओं और सेवाओं का प्रवाह होता है, वह वास्तविक प्रवाह कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूँ, ये परिवार क्षेत्र है और ये उत्पादक क्षेत्र है। परिवार क्षेत्र के द्वारा कारक सेवाओं का प्रवाह जैसे भूमि, श्रम, पूंजी तथा उद्यम उत्पादक क्षेत्र की ओर होता है, जबकि उत्पादक क्षेत्र के द्वारा वस्तुओं एवं सेवाओं का जो प्रवाह है, जो कि वस्तुएं जो निर्मित होती हैं, वो परिवार क्षेत्र की ओर होता है, तो ये वास्तविक प्रवाह कहलाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मौद्रिक प्रवाह। ये भी सेम 2 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के बीच में पाया जाता है। यदि उत्पादक और उपभोक्ता के क्षेत्र के बीच में यदि हम मुद्रा के प्रवाह की गणना करते हैं, तो वो मौद्रिक प्रवाह कहलाता है। एक उदाहरण से समझें आप, जैसे परिवार क्षेत्र और उत्पादक क्षेत्र। आपने देखा, परिवार क्षेत्र कारक सेवाओं का प्रवाह उत्पादक क्षेत्र की ओर होता है, उत्पादक क्षेत्र द्वारा वस्तुओं और सेवाओं का प्रवाह परिवार क्षेत्र की ओर होता है। इसी प्रकार परिवार क्षेत्र के द्वारा जो भी सेवाएं दी गई हैं, कारक सेवाएं, उसके बदले में कारक सेवाओं के लिए भुगतान प्राप्त किया जाता है। जैसे भूमि पर लगान, श्रम के बदले मजदूरी, पूंजी पर ब्याज और उद्यम पर उसे लाभ अर्जित होता है। इसी प्रकार उत्पादक के द्वारा जो भी वस्तुओं का प्रवाह था परिवार क्षेत्र की ओर, परिवार क्षेत्र उसके बदले में वस्तुओं की खरीद पर जो भी व्यय करता है, वो उत्पादक क्षेत्र की ओर होता है। तो ये मुद्रा के रूप में इनके बीच में लेन देन हो रहा है, प्रवाह हो रहा है, तो ये मौद्रिक प्रवाह कहलाता है। नेक्स्ट है आय का चक्रीय प्रवाह। देखो, अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के बीच में जो भी आय और व्यय, वस्तुओं और सेवाओं का जो भी प्रवाह होता है, वह आय का चक्रीय प्रवाह कहलाता है। और ध्यान रखिएगा, आय के चक्रीय प्रवाह की अगर मैं महत्व की बात करूं, तो आय के चक्रीय प्रवाह का महत्व यह है, सर्वप्रथम इससे आप राष्ट्रीय आय का अनुमान लगा सकते हैं, और नंबर 2 आप यहाँ पे विभिन्न क्षेत्रों के मध्य किस प्रकार की निर्भरता है, किस प्रकार वे आपस में एक दूसरे पर निर्भर हैं, इसके बारे में भी हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो यहाँ पे जाके ये चैप्टर फिनिश हो जाता है। आई होप आपको ये चैप्टर बिल्कुल समझ में आया होगा। बहुत
आसान शब्दों में आपको बताने का प्रयास किया गया है और सारे वैल्यूएबल टॉपिक हमने यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो बेल आइकन को जरूर दबाइएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इस तरह की जो भी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन है जो हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं आपको मिल सके। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।